आज एसआईटी की टीम वापस लौट सकती है और सीएम योगी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी जांच का आज है छठा दिन। ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाएगी 7 दिनों में। यह कहा गया था कि 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में यह पूरी रिपोर्ट, 2 हफ्ते में यह पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है एसआईटी के द्वारा। आज है छठा दिन। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से खबर है नकदी गिनने का काम निजी एजेंसी के पास था। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निजी एजेंसी ने आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी पर रखा। गणना प्रक्रिया में शामिल लोगों की नियुक्ति पैरवी पर हुई थी। कुछ कर्मचारी गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। एक बैंक अधिकारी ट्रस्ट के पदाधिकारी के घर किराए पर रहते थे। ट्रस्ट के कर्मचारी मनमर्जी से काम करते थे। ट्रस्ट से जुड़े लोगों के दबदबे की वजह से नियम सख्ती से लागू नहीं हो पाए। बैंक कर्मचारी औपचारिक भूमिका में थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और एसआईटी ने पिछले 5 दिन में क्या क्या किया है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए, मंदिर के कैश काउंटिंग रूम में जांच की गई और सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों से पूछताछ की गई। 40 से ज्यादा कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। सोना, चांदी और नकदी रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया। चंपत राय के करीबी टिन्नू की भूमिका की जांच की गई और डिजिटल साक्ष्य और वीडियोग्राफी का भी संग्रह किया गया। तो अभी तक ये सारी चीजें हुई हैं इस जांच में और अब इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है और जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो कब तक सौंपी जाएगी। मतलब समय सीमा तो समाप्त हो रही है। पंकज, जांच हुई है, कई लोगों से बात हुई है, कई लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए, डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए जैसा कि हमने कहा। क्या ये माना जाए कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाएगी उसमें कोई अनुमान या एक तरीके से एक इशारा मिल जाएगा कि गड़बड़ी किस तरह की है? बिल्कुल रवि, देखिए, शुरुआती रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जो एसआईटी की टीम है वो अयोध्या में है। अयोध्या में से वापस होने के बाद पूरी चुकी जो भी जांच पूछताछ चीज़ें निकल के आई है, समरी बनाई जाएगी। उसके बाद सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। उसमें कई सारे एंगलों पे जांच की गई है क्योंकि एसआईटी की टीम में 3 अधिकारी थे। विजय विश्वास पंत जो आईएएस हैं, प्रशासनिक सेवा के हैं, और एक आईपीएस अधिकारी जो हैं वो है लखनऊ के जो आईजी जोन है। इसके अलावा एक वित्त सेवा के जो लेखा जोखा के अधिकारी हैं वो उस टीम में है। यानी तीनों ने अलग अलग एंगल से जांच की है। उसकी सारी अध्यक्षता विजय विश्वास पंत कर रहे थे। तो एक तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्राइम, सीसीटीवी फुटेज, क्या यहाँ पे चोरी कैसे हुई, अलग अलग एंगलों की जाँच कर रहे हैं। दूसरा, जो वित्तीय सेवा के सदस्य हैं, वित्तीय अधिकारी हैं, जो विशेष सचिव वित्त हैं नील रतन, वो लेखा जोखा कैसे गड़बड़ी हुई, अकाउंटिंग में कैसे फेरबदल चीज़ों को गड़बड़ किया गया, उसकी पूरी उन्होंने मॉनिटरिंग की है पूछताछ में अलग अलग एंगलों से। विजय विश्वास पंत ने पूरा प्रशासनिक कहाँ से चूक हुई, क्या दिक्कत हुई, उन सब चीज़ों को रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट बनाने के बाद शुरुआती दौर में सीएम को इस बात की जानकारी दी जा सकती है। हालांकि सीएम ने कहा था 15 दिन रुकिए, 15 दिन में सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएंगी और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। अयोध्या को बदनाम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल ये पंकज, लेकिन जो सूत्रों से जानकारियां सामने आ रही हैं और जो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, बैंक कर्मचारी की जिम्मेदारी, लोगों को आउटसोर्स किया जाता था इस नकदी को काउंट करने के लिए, भी बात सामने आ रही है। और एक तरीके से प्रशासन, मंदिर प्रशासन के लोगों के इन्फ्लुएंस से इन लोगों की एंट्री होती थी। जो नियम बनाए गए उनका सख्ती से पालन नहीं होता था। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? जो बातें कही जा रही हैं उनका और अब तक जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो जांच पड़ताल में जो जिस सामने आया, कोई मिलान दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, इसमें बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। जहां तक बैंक की बात है, चूंकि जिस अकाउंट एसबीआई में अकाउंट राम मंदिर का था तो उससे संबंधित भी कर्मचारी जब गणना होती है तो मौजूद रहते हैं।
लेकिन चूंकि उस समय जब अकाउंट खोला गया होगा उस समय जो चीज़ें सामने आई होंगी कि मैं कैसे कर्मचारियों को या किसको रखूंगा और बैंक की तरफ से कौन मॉनिटरिंग करेगा, ये चीज़ें बिल्कुल फाइनल नहीं होंगी कि आउटसोर्स यानी थर्ड पार्टी के कर्मचारी मंदिर में गणना के समय लगाए जाएंगे। लेकिन ये भी चीज़ें निकल के आ रही कि एक बैंक का अधिकारी वहाँ का प्रभारी बनाया गया होगा, चूँकि सारी गणना के बाद जब रकम बैंक में आती थी तो एक बैंक कर्मचारी के तौर पर वहाँ मॉनिटरिंग जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, साथ साथ बैंक मैनेजर या बैंक कर्मी जो थे उनसे पूछताछ हो सकती है। ठीक है पंकज, बहुत सारे यानी कि इन तमाम लोगों से जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी जुटाई गई है, उसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से खबर है नकदी गिनने का काम निजी एजेंसियों से किया जा रहा था और पुराना डेटा जो है उसको सीसीटीवी हो या उसके फुटेज हो, उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पुराने डेटा रिकवर किए जाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि ये सब जब होता था तो तस्वीरों में क्या सबूत दिखाई देते। कंप्यूटर रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े। पंकज, सीसीटीवी फुटेज की कितनी बड़ी भूमिका होगी इस जांच में, क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने होता रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुराने फुटेज को भी रिकवर किया जाएगा। एसआईटी को क्या उम्मीद है, क्या हाथ लग सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से? देखिए, इस पूरे जांच में चूंकि पीछे जाकर के सारी जांच प्रक्रिया हो रही, जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ उसके बाद उद्घाटन हुआ तो जा करके चूंकि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाते हैं। अभी तक जो एसआईटी है 45 दिन और तथ्यों, साक्ष्यों और बयान के आधार पर जांच चल रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं चूंकि लंबे समय से गबन की, हेराफेरी की चीज़ें सामने आई हैं, तो 45 दिन के बाद का जो डेटा है वो कैसे रिकवर किया जाएगा, एसआईटी इस पर काम कर रही है। इसमें फोरेंसिक की मदद ली जा सकती है, उससे जांच कराई जा सकती है। इन पहलुओं पे एसआईटी विचार कर रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डेटा से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, क्योंकि सामान्य तरीके से नहीं हो सकता। ऐसे में फोरेंसिक की मदद ली जा सकती है और उससे जांच कराई जा सकती है, क्योंकि अब तक जो चीज़ें हैं 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज, तथ्य, साक्ष्य, बयानों के आधार पर जिन पे आरोप थे, जिन पे शक था, जिन पे संदेह था, उन सबसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो लंबे समय से कर्मचारी तैनात थे या उनसे पूछताछ की जाएगी। हायरिंग जिनके माध्यम से हुई है उन सबसे किसके सिफारिश से हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों की सिफारिश हुई है ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा जो जिनकी दखलंदाजी थी, जो मूल रूप से वहां पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते थे। 3 सदस्यों का नाम आ रहा है और इनमें 3 सदस्य एक हमेशा गणमान्य या जो भी वीवीआईपी दर्शन करने जाते थे, आप तस्वीरों में हमेशा देखते रहे होंगे, चंपत राय रहते थे। अनिल मिश्रा के पास कहा जा रहा है कि पैसा गिनने या उसको बैंक में जमा कराने का कार्य उनके पास था। गोपाल राव वहां के व्यवस्था के तौर पे काम कर रहे थे। तो इन लोगों को बिल्कुल तमाम लोगों से बातचीत की गई है, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और लगातार देखिए एक एक जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी जानकारी, ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हटाए जा सकते हैं। देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है, ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। ट्रस्ट के कुछ लोगों पर कार्रवाई संभव है। तो ट्रस्ट की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उससे जुड़ी खबर, टिन्नू यादव पर एफआईआर दर्ज हो सकती है और ट्रस्ट के कुछ बड़े अधिकारी हटाए जा सकते हैं। आप पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल तो बहुत सारे थे ही, लेकिन अधिकारियों को हटाए जाने की यह खबर क्या है? कौन से वो अधिकारी हो सकते हैं जिन पर यह कार्रवाई होगी और टिन्नू यादव पर भी एफआईआर हो सकती है? देखिए, जब ट्रस्ट बना था तो उसमें कई सारे नियम बनाए गए थे और ये TV9 की बातचीत में निपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा उसका सही से पालन नहीं किया गया। हाँ, हो सकता है कोई चोरी ना की हो, लेकिन जिम्मेदारी अगर प्रबंधन की दी गई थी तो उसको सही से निर्वहन करना चाहिए और वो सही से निर्वहन नहीं हुआ है। तो इस मामले में जो ट्रस्ट के सदस्य हैं या कई जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है वो हेरा फेरी में ना रहे हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, अगर उनकी जिम्मेदारी में चीज़ें हुई हैं तो वो फिर काम करने में असफल रहे, यानी उनसे जिम्मेदारी छीनी जा सकती है। और जो मूल रूप से 3-4 सदस्य सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, जिनसे पूछताछ हुई है अलग अलग राउंड में एसआईटी की टीम ने, इन पे कार्रवाई हो सकती है या स्वयं इस्तीफा दे करके अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र निपेंद्र
अनिल मिश्रा ने भी कहा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। एक सीईओ की नियुक्ति की बात की है। साथ ही प्रबंधन को लेकर के जो ट्रस्ट है उस पर कई सारे उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। पंकज, एक बार बता सकते हैं आप कि किन किन लोगों से पूछताछ की गई है, किन पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है एसआईटी के द्वारा, एक बार जल्दी से। देखिए, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, चंपत राय से बातचीत पूछताछ हुई है, उनसे जानकारी जुटाई गई है। अनिल मिश्रा चूंकि अपना इलाज कराने के लिए चेन्नई गए थे, उनको वापस तलब किया गया, वो आए 2 दिन से, उनसे पूछताछ हुई है। गोपाल राव जो कहा जा रहा है कि वहाँ व्यवस्था देख रहे थे, हालांकि ट्रस्ट के वो सदस्य नहीं है, उनसे भी कई दौर की बातचीत हुई है। और इन तीनों सदस्यों के करीबियों को नौकरी दी गई, सिफारिश के आधार पर नौकरी दी गई, गड़बड़ी की गई है। तो तीनों के जो करीबी मंदिर में जिनको नौकरी दी गई उनसे पूछताछ की गई है। तो इन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है और अब देखना होगा कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की जमा की जाएगी, दी जाएगी, उसमें क्या कहा जाता है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। तो नीट री एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए हैं। एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी निगरानी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। आज रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। और हमारे साथ विवेक दिल्ली से और शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी जल्दी से रुक करेंगे उनका। विवेक, सबसे पहले बताइए, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं एनटीए के एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो पहले थे और इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है एनटीए की। देखिए, साफ है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको चलते केंद्र सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और बाकायदा इसकी लाइव मॉनिटरिंग जो है वो एनटीए के रूम में की जाएगी। और साथ ही स्कूलों के अंदर भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार बारीकी से जो है केंद्र सरकार और जांच एजेंसी नजर रखती हुई नजर आएंगी। और साथ ही दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्हें तमाम सेंटर्स पर तैनात किया जाएगा। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट के एक सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बाकायदा अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पर बाकायदा इनकी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो जहाँ पर एग्जाम होने उन हर क्लासों के अंदर जो सीसीटीवी जो है वो लगाया गया है, साथ ही क्लॉक लगाई गई है। वहाँ पे बाकायदा एक ऑब्जर्वर जो है वो तैनात रहने वाला है, जो कि बारीकी से हर एक छात्र की गतिविधि पर नजर रखेगा। और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर जो है वो भी लगा दिए गए हैं। जो भी छात्र यहाँ पर अंदर दाखिल होगा बाकायदा उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा और बाकायदा उसकी बारीकी से तलाशी भी ली जाएगी। और इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो तमाम सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो कदम उठाने थे वो उठा लिए गए हैं। और साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो तुरंत ऑब्जर्वर से बातचीत करे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तमाम सेंटर्स पर कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हर जगह निगरानी रखी जाने वाली है। इसके अलावा एनटीए में लगातार जो लाइव मॉनिटरिंग है वो की जाने वाली है। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियों की नजर रहने वाली है। इसके अलावा हर क्लास के अंदर सीसीटीवी है और साथ ही जो ऑब्जर्वर होंगे वो वहां पे रहने वाले हैं। तो हर एक तरह से यहाँ पे बारीकी से नजर रखी जाएगी। और साथ ही बाहर की अगर बात करूं तो यहाँ पर इस जगह पर किसी भी आम शख्स को नहीं रहने दिया जाएगा। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन बिल्कुल सारी तैयारियां की गई हैं और कोशिश यही है कि कोई चूक ना हो। शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी, आपके पास आ रहे हैं। पिछली बार मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी उससे उसको देखा जाए, उसकी तुलना में इस बार क्या बड़े बदलाव हैं? और चूंकि ये सारी कहानी पेपर लीक के मामले से शुरू हुई थी, वो कैसे इंश्योर किया गया है इस बार कि कोई भी कमी ना रहे और पेपर लीक जैसी कोई घटना दोबारा ना हो? बिल्कुल, आपको बताऊं इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो है वो यही है कि इस बार जो है वो वायुसेना को उतरना पड़ा। तो वायुसेना ने के हेलीकॉप्टर से इस बार क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए गए अलग अलग शहरों में। उसके अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। 15,000 अर्धसैनिक बल जो है वो लगाए गए हैं इस बार जो परीक्षा के लिए। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस बार जो है जिला प्रशासन की टीम भी है जो वो भी तैनात रहेगी सेंटर्स पर। तो ये जो इस तरह के सेंटर्स बनाए गए, मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, इस तरह के दिल्ली में
लगभग 97 सेंटर्स बनाए गए, जिन इन सेंटर्स पर जिला प्रशासन की टीम तैनात रहेगी, ऑब्जर्वर्स भी बढ़ाए गए हैं। तो इस बार जो है तमाम जो चीज़ें की गई हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। और टेलीग्राम ऑलरेडी जो है वो बैन है, 22 जून तक टेलीग्राम जो है वो उस पर बैन रहेगा, वो प्रतिबंध है। और उसके अलावा टेलीग्राम तो खुल जाएगा 22 जून के बाद, लेकिन एडिटिंग फीचर जो है वो उसको बंद रखेंगे। इसके अलावा कूलिंग जोन भी बनाए गए। तो सारी सावधानी रखी जा रही है ताकि पिछली बार की चूक इस बार न हो। हमारे साथ शुभम पांडे भी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ये बताइए, एक मामला आया अबू धाबी के पे सेंटर जाने का, TV9 की खबर का असर भी हुआ, उसे ठीक भी किया गया। क्या ये मामला था और क्या ऐसे कोई और भी अनियमितता देखने को मिली है क्या? देखिए, बिल्कुल आप अभी जिक्र कर रहे थे कि क्या गड़बड़ी जो थी पिछली बार से सुधारने की जरूरत है। कुछ ही समय पहले नागपुर का एक छात्रा, उसका जो सेंटर है अबू धाबी में आया, उससे हालांकि ठीक कर लिया गया है, उससे सेंटर जो है आसपास में दिया। कुल 36 ऐसे सेंटर पूरे महाराष्ट्र में बनाए गए हैं जहां पर कल नीट यूजी का जो एग्जाम है वो होने जाएगा। मुंबई की बात करें, मुंबई में IIT में इसका जो है एग्जाम रखा गया है। तकरीबन आप सोचिए कि SRPF की सुरक्षा हो या पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी इस बार पेपर लीक की जैसी घटना दोबारा ना घट सके। और चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी, खासतौर पर ऐसे बच्चों के जो ड्रेस कोड भी पहन के आएंगे, क्या वो किस वेयर किए हैं, उनके शूज़ चेक किए जाएंगे, उनके तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ पर कोई चीज़ की गुंजाइश न हो कि वो कोई आंसर कॉपी छुपा कर लेके जा रहे हों या पेपर लीक या कोई ऐसी घटना न घट सके, CCTV के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि महाराष्ट्र में सबकी ज़्यादा निकाय, क्योंकि 36 ऐसे केंद्र हैं जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर ऐसे जगहों पर कल नीट का एग्जाम जो है वो होने वाला है। और इसलिए भी है क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था तो महाराष्ट्र का बड़ा कनेक्शन सामने आया था। हालांकि कई राज्यों के कनेक्शन सामने आए थे, लेकिन महाराष्ट्र का मेजर कनेक्शन यहां पर देखने को मिला था। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, भोपाल से, उनसे हम उनका रुख करेंगे। शुभम, क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? मैं भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में हूं और ये एग्ज़ाम सेंटर है। इसी क्लासरूम में कल 2 बजे एग्ज़ाम चल रहा होगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल भी हुई है। क्या तैयारियां हैं वो दिखा देते हैं। देखिए, जो मेजर तैयारी है वो यही है कि CCTV कैमरे हर क्लासरूम में लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि CCTV कैमरा इस क्लासरूम में लगा हुआ है। और चूंकि घड़ियों को लेकर भी ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई डिजिटल वॉच या अन्य वॉच आप नहीं ले जा सकेंगे, उसके लिए NTA ने अलग से घड़ियां भी भेजी हैं जो कि हर रूम में लगी होगी, जिस पर टाइम जो है वो अभ्यर्थी देख सकें। एक और बड़ी खबर जो भोपाल से है कि 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की कमी भी हमें देखने को मिली है। यानी कि पिछली बार अगर 14,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया तो इस बार महज 3,500 ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंदौर में एक तरह से एक लड़की की मौत हुई है छत से गिरने से। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर काफी दबाव भी है ताकि सही तरीके से ये परीक्षा हो सके। राजस्थान चलते हैं, ध्वज हमारे साथ इस वक्त जुड़े। ध्वज, कोटा तो हब ही है, राजस्थान में कितना प्रेशर है प्रशासन के ऊपर नीट री एग्जाम को सफल और सही तरीके से करने का? निश्चित तौर पर यह परीक्षा प्रशासन की भी है और जिस तरीके से री नीट का एग्ज़ाम है सही तरीके से राजस्थान में हो जाए, इसके लिए SOG और PHQ की टीमें लगातार जो है यहाँ संपर्क में है और NTA की टीम से लगातार संपर्क में। ये स्कूल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ देर पहले जो है मॉक ड्रिल हुई है और उसका जो है CCTV कैमरे, नई CCTV कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ भी जो NTA की तरफ से जो दीवार गड़ी है वो लगाई गई हैं हर क्लासरूम में। और इसके आसपास के एरिया में जितनी फोटोकॉपी की मशीनें हैं और जो दुकानें हैं और उसके साथ में साइबर कैफ़े, उन्हें कल के दिन जो है पूरी तरीके से दुकान बंद रखने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ में जैमर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। जैमर का जो रेंज होगी वो होगी 50 मीटर। यानी कि राजस्थान में जिस तरीके से 602 परीक्षा सेंटर हैं जिनमें 2,09,000 परीक्षार्थी बैठेंगे, इनके लिए तैयारियां जो है राजस्थान में भी पूरी तैयारी है इस परीक्षा को सही तरीके से करने की। असर दिख रहा है जो मुद्दे उठे थे उसका, और उसको लेकर ही ये सारी सतर्कता बरती जा रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज ग्राउंड जीरो में आज बारी है एक नई पड़ताल की। पिछले लंबे वक्त से यह दावा होता है कि भारत में आध्यात्म टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ मंदिर कॉरिडोर नहीं बन रहे बल्कि अर्थव्यवस्था की एक नई ताकत भी विकसित हो रही है। इस दावे की पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम काशी से अयोध्या, विंध्याचल से
वृंदावन तक पहुंची और हमने क्या पाया वो आपको दिखाते हैं। 156 करोड़ ये किसी देश के नागरिक नहीं, सिर्फ 2024 से 2025 के बीच यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या है। $30 करोड़ ये किसी राज्य की आबादी नहीं। 2025 में यूपी के अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु और पर्यटक हैं। आंकड़े चौंकाते हैं, भीड़ हैरान करती है और सवाल उठता है, आखिर उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहरों में ऐसा क्या बदल रहा है? मिर्जापुर से मथुरा तक, काशी से रामनगरी तक घंटियों की गूंज है, शंखनाद है, जयकारे हैं और श्रद्धालुओं की अंतहीन कतारें हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था की भीड़ है या फिर यूपी में तैयार हो रही एक नई अर्थव्यवस्था की तस्वीर? दावा है कि 2047 तक 570 लाख करोड़ यानी लगभग $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में यूपी के मंदिर कॉरिडोर अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार कह रही है कि करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, हजारों करोड़ का कारोबार बढ़ रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इन कॉरिडोरों ने सिर्फ मंदिरों का स्वरूप बदला है या फिर शहरों की अर्थव्यवस्था बदल रही है? जवाब तलाशने के लिए हमने सबसे पहले रुख किया विंध्याचल धाम का। विंध्य धाम कॉरिडोर शक्ति की आराधना का प्रमुख केंद्र और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का धाम है मां विंध्यवासिनी मंदिर। वैसे तो मां के दरबार में हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन अब बात कुछ और है। वजह है विंध्य कॉरिडोर का तेजी से चलता विकास कार्य। कॉरिडोर योजना के तहत सड़कें चौड़ी हुई हैं, यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं और भीड़ प्रबंधन पहले से अधिक व्यवस्थित हुआ है। इसका असर बड़े आयोजनों और त्योहारों के दौरान साफ दिखाई देता है। अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी अच्छा कॉरिडोर यहाँ बना है और सुविधाएं भी काफ़ी अवेलेबल हो गई है। अब क्या है, चौड़ी चौड़ी सड़क देखिए, वो पहले पंखा कूलर सब लग गया है, अब गलियों में भी व्यवस्था यात्रियों को मिल रहा है। हमने पाया कि विंध्याचल धाम का विस्तार न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, बल्कि पर्यटन और सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिहाज से भी हो रहा है। डीएम आवास तक एक ऐसी कॉरिडोर बनाने की योजना है जिसके तहत शाम को कोई भी चाहे तो वहां पे वॉक कर सकता है, गंगा किनारे आनंद ले सकता है और जैसे ही यह पूरा होगा विंध्याचल के किनारे का रिवर फ्रंट बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लेकिन अगर किसी शहर ने अपने बदलाव से सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वो है काशी। काशी यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। काशी यानी सांस्कृतिक विरासत की नगरी। एक समय था जब इस दिव्य और अलौकिक नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था। आज गंगा से मंदिर तक खुला और विशाल मार्ग है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के दावे सच्चे दिखाई देते हैं। बनारस में 80 घाट से लेकर और दशाश्वमेध घाट से आगे तक कई ऐसे घाट हैं जहां हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और स्नान करते हैं। 2019 में काशी में करीब 67 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जो आंकड़ा बढ़कर 2025 में 7.5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, यानी 7 साल में 10 गुना वृद्धि। यहाँ कम से कम मेरे को लगता है 1 लाख लोग दर्शन करते हैं। कॉरिडोर बना तब से बहुत ज्यादा भीड़ है। 84 घाट पे यात्री का आवागमन बहुत अच्छा हो गया और हम लोग की जो रोजी रोटी वो भी बढ़ी है। बदलाव सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। रोपवे परियोजना, घाटों का विकास, सड़क चौड़ीकरण, मल्टी लेवल पार्किंग, होम स्टे, ये सब नए काशी के विस्तार मॉडल के हिस्से हैं। एक बड़ा रोपवे इसी का एक उदाहरण है जो अभी निर्माणाधीन है और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह बनकर तैयार होगा, जिससे कि एक बड़ी ट्रैफिक की समस्या निजात मिल सकेगी। राम मंदिर कॉरिडोर। 2017 में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या
करीब 1 करोड़ 80 लाख थी। 2025 में ये बढ़कर करीब 30 करोड़ हो गई। पर्यटकों की इस बढ़ती संख्या ने अयोध्या के आर्थिक और शहरी स्वरूप को भी बदलना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि अयोध्या में अब ग्रेटर अयोध्या का कंसेप्ट आ रहा है, जिससे कि लोग ज़्यादा के ज़्यादा दूर संख्या में जाके फैलते जा रहे हैं और वहां भी अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक अयोध्या में मंदिर निर्माण की वजह से हर साल सरकारी राजस्व में 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इजाफा हो सकता है। जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें अभूतपूर्व निवेश हमें मिल रहा है। छोटे आदमी से लेकर उद्योगपति तक कई गुना आय के साधनों में वृद्धि हुई है। लेकिन राम मंदिर और कॉरिडोर बनने से आम लोगों का जीवन कितना बदला? पहले जो है साल भर में 4 मेले होते थे, आज समझिए डेली मेले हो रहे हैं। मेला खुंचा से लेके बड़े होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट तक का व्यापार सभी लोगों ने अपना जमा रखा है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मथुरा में है। कई जगहों का जायजा लेने के बाद जब हम यहाँ के कॉरिडोर पे पहुंचे तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि इसे पहले से ज्यादा बृहद और खूबसूरत बनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में सामान्य दिनों में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु रोज आते हैं, जबकि वीकेंड में ये संख्या 5 लाख रोजाना तक पहुंच जाती है। जाहिर है बढ़ती भीड़ के साथ बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ा है। इसी वजह से बांके बिहारी कॉरिडोर और ब्रिज क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है, ताकि पर्यटन विस्तार से यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। 2024 में मथुरा में करीब 9 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जबकि 2025 में संख्या बढ़कर 10 करोड़ 24 लाख के पार हो गई। अभी बहुत अच्छी प्लानिंग है हमारी कि तीर्थयात्री वृंदावन में प्रवेश ही नहीं करेगा। एक सिग्नेचर ब्रिज यहाँ बन रहा है, घाटों का जीर्णोद्धार भी हम लोग कर रहे हैं। बात सिर्फ 4 शहरों की नहीं है, इनके अलावा भी मंदिर कॉरिडोर को लेकर कई परियोजनाएं हैं, जैसे चित्रकूट तीर्थ विकास, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र विकास और देवी पाटन धाम विकास। इसके साथ सरकार सभी धार्मिक स्थलों को सर्किट से जोड़ रही है, जैसे अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़ने वाला रामायण सर्किट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल को जोड़ने वाला कृष्ण सर्किट और सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी को जोड़ने वाला बौद्ध सर्किट। इसके अलावा शक्तिपीठ सर्किट भी योजना का हिस्सा है। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, विंध्याचल, इन धार्मिक केंद्रों को एक साथ देखें तो यहां आने वालों की संख्या कई करोड़ में पहुंच जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के पर्यटन की धुरी तेजी से बदल रही है। हमारी पड़ताल में भी यही देखा कि कैमरे पर दिखाई देने वाली भीड़ के पीछे असल कहानी इसी टेंपल इकोनॉमी की है।